नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बजने वाले हैं शाम के 5 और लेकर हाजिर है आपके लिए ताजा तरीन बुलेटिन, ढेर सारी खबरें और अपडेट्स के साथ। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। गीता प्रेस का राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान, करोड़ों लोगों के लिए मंदिर के समान। गोरखपुर में पीएम मोदी का बड़ा बयान, वंदे भारत ट्रेन को भी दिखाई हरी झंडी। छत्तीसगढ़ को भी दी योजनाओं की सौगात, लेकिन विपक्ष को घेरा। मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को नहीं मिली गुजरात हाईकोर्ट से कोई राहत, बरकरार रहेगी 2 साल की सजा। कांग्रेस करेगी देश भर में विरोध प्रदर्शन। त्रिपुरा विधानसभा में जोरदार हंगामा, स्पीकर ने किया 5 विधायकों को सस्पेंड, विपक्ष ने किया सदन से वॉकआउट। आठ दिनों की तेजी के बाद बाजार में मुनाफा वसूली, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स गिरे। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी रही बिकवाली। सेंसेक्स 505 तो निफ्टी 166 अंक गिरा। पालासोर हादसे के बाद सेफ्टी को लेकर सरकार एक्शन में, 200 से ज्यादा ट्रेनों में को कवच लैस करने की तैयारी, जल्द रूट की होगी पहचान। सीएमडीसी आवास की एक्सक्लूसिव खबर। और बारिश से थमी अमरनाथ यात्रा, बालटाल और रामबन में रोका गया जत्था। यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान में भी भारी बारिश से बड़ी मुसीबत। चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता प्रेस को देश को जगाने और राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान देने वाला बताया। गोरखपुर इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी ने गीता प्रेस को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में अहम योगदान देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस करोड़ों लोगों के लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में गीता प्रेस की उपेक्षा होती रही है और मोदी सरकार ने इसकी अहमियत समझी है और इसीलिए इसका सम्मान और बढ़ाया है। साथियों, गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं है बल्कि एक जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। इसके नाम में भी गीता है और इसके काम में भी गीता है। और जहां गीता है वहां साक्षात कृष्ण है और जहां कृष्ण है वहां करुणा भी है, कर्म भी है, वहां ज्ञान का बोध भी है और विज्ञान का शोध भी है। क्योंकि गीता का वाक्य है वासुदेवः सर्वम, वासुदेवः सर्वम। सब कुछ वासुदेवमय है, सब कुछ वासुदेव से ही है, सब कुछ वासुदेव में ही है। भाई और बहनों, 1923 में गीता प्रेस के रूप में यहां जो आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित हुई, आज उसका प्रकाश पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी जी का गीता प्रेस से भावनात्मक जुड़ाव के बारे में भी बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गीता प्रेस करोड़ों लोगों के लिए किसी मंदिर के समान है। साथियों, गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं है बल्कि एक जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को भी आज हरी झंडी दिखाई। योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है
कैसे नए विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म से रेलवे स्टेशन। तो कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया। इधर मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई है। कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मतलब राहुल गांधी ना तो चुनाव लड़ पाएंगे और ना ही सांसद का दर्जा वापस मांग पाएंगे। लेकिन राहुल गांधी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जरूर जा सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट का आदेश ठीक है, इस मामले में दखल देने की कोई वजह नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग है। इधर कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट के फैसले पर असंतोष जताया है। फैसला आने के बाद पार्टी ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दिल्ली मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। वहीं राजस्थान कांग्रेस ने जयपुर में काली पट्टियां बांधकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। तो राहुल गांधी जी के केस में तो कुछ दम ही नहीं है, कुछ ने कुछ गलत किया ही नहीं। मुझे पूरा विश्वास है वहाँ से न्याय मिलेगा। अगर एफआईआर को माना जाए तब तो भाजपा के 80% लोगों के खिलाफ एफआईआर का कंसिडरेशन नहीं होता है, कोई उसमें दम नहीं है। अगर एफआईआर के मामले में सही चलना होता तब तो उन पहलवानों की एफआईआर है, कर दे उस भाजपा के नेता को अंदर, वो भी नहीं कर रहे हैं। इधर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद राहुल गांधी पर व्यंग करते हुए कहा कि कांग्रेस राहुल को कंट्रोल क्यों नहीं करती और उन्हें ठीक से बोलना क्यों नहीं सिखाती। इसलिए कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है स्टे करने का। जहां तक डिफेमेशन का सवाल है, राहुल गांधी इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर। मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं और यह बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। अगर आप उनके पूरे देखें राजनीतिक टिप्पणियों को, तो विदेश में जाके वो भारत के लोकतंत्र का अपमान करते हैं, डिफेम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 7,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। इस साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ये प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में सोशल जस्टिस लाएंगे। वहीं कांग्रेस पर प्रहार करते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 36 वादे किए थे। इनमें से एक वादा यह था कि राज्य में शराबबंदी लागू की जाएगी, लेकिन 5 साल गुजर गए और आज हकीकत यह है कि कांग्रेस ने यहां हजारों करोड़ों का शराब घोटाला किया है। चलिए इन राजनीतिक खबरों के बाद अब रुक करते हैं बाजार का, जहां आज 8 दिनों की तेजी के बाद गिरावट का शिकार हो गया बाजार। सेंसेक्स आज 505 अंक गिरा और 65,280 पे जाके टिका। वहीं निफ्टी 166 अंक गिर के 19,332 पर बंद हुआ है। आज सबसे ज्यादा बिकवाली मेटल और फार्मा शेयरों में रही। वहीं एनर्जी, बैंकिंग, आईटी शेयरों पर भी आज दबाव देखा गया। पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल का कहना है कि बाजार में इस वक्त हर तरफ तेजी दिख रही है और ये तेजी आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि इस तेजी में अभी बाजार में तेज गिरावट की आशंका नहीं है। जब भी मार्केट एक ऐसे शार्प इवेंट से गुजरता है जहां पे हम देखते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च में एकदम बेयरिशनेस थी और उस समय हम देख रहे थे मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। 10-10 हजार शेयर की ट्रेडिंग नहीं होती थी और लोअर सर्किट लग जाता था। तो वहां से अब उभर के आए हैं अगले 3 महीने में जो पिछला क्वार्टर था जहां पे काफी रिकवरी है, पोर्टफोलियो 25-30% ऊपर है। पर मुझे लगता है ये जो है ये एक अलग इवेंट है जो मैं देख पा रहा हूँ कि जो ये रिकवरी है ये काफी वाइड रिकवरी है। तो बाजार नए शिखर बना रहा है और आगे कैसी रहेगी बाजार की दिशा और बाजार में अब क्या करना चाहिए, आज आवाज अड्डा में इस पर होने जा रही है बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। बाजार में नया हाई, अब क्या करें भाई। इधर महाराष्ट्र में सियासी हलचल जारी है। कल रात एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच लंबी मुलाकात हुई। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार की तैयारी है और अजीत पवार गुट के शामिल होने के बाद शिवसेना के शिंदे गुट और बीजेपी से
किसको मंत्री बनाया जाएगा, इस पर सस्पेंस बढ़ गया है। आज ही इस मुद्दे पर महाराष्ट्र में बीजेपी की एक अहम बैठक भी हो रही है। कयासों और अफवाहों का बाजार भी गर्म है। बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव पंकजा मुंडे ने आज बयान दिया है कि उनके बीजेपी छोड़ने और कांग्रेस में जाने की बात कोरी अफवाहें हैं। दूसरी तरफ कयास लगाए जा रहे थे कि कैबिनेट विस्तार को लेकर शिंदे गुट के विधायकों में बेचैनी है और वो उद्धव ठाकरे से संपर्क कर सकते हैं। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट की एक नेता नीलम गोरहे ने पाला बदल दिया है और शिंदे गुट में वो शामिल हो गई हैं। वहीं एनसीपी के शरद पवार गुट ने कल नासिक में शरद पवार की एक बड़ी रैली करने का ऐलान किया है। जब हमने निर्णय लिया तब हम सत्ता में थे हम, मेरे साथ 8 मंत्री थे और सत्ता छोड़ने वाले हम लोग हैं। इसलिए हमारे विधायक जो है सत्ता की लालच में नहीं आए। जो कुर्सी और सत्ता के लालच में जो गलती 2019 में जिन्होंने की थी, उनको ये आज सब जो भुगतना पड़ रहा है वो ये उनकी गलती है। हम सत्ता की लालच में नहीं, हमको मालूम था क्या होने वाला आगे। हम तो सत्ता से बाहर आ गए। इसलिए हमारे विधायक जो है समझदार है, विकास काम उनके चुनाव क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं। त्रिपुरा विधानसभा के सत्र के पहले दिन आज जोरदार हंगामा हुआ। दरअसल विधानसभा में अश्लील फिल्म देखने के मामले को विपक्षी नेताओं ने उठाया और इसके बाद स्पीकर ने नेताओं पर कार्रवाई कर दी। हंगामा बढ़ता गया और आखिरी 5 विपक्षी विधायकों को सस्पेंड करना पड़ा। निलंबन के बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू किया। पूरा विपक्ष वेल में आ गया और नारेबाजी भी शुरू की। विधायक मेज पर चढ़कर नारेबाजी करते दिखाई दिए। इसके बाद विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट भी किया। बालासोर हादसे के बाद अब रेलवे ने कवच सिस्टम पर काम तेज कर दिया है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रेलवे इस साल के आखिर तक 200 ट्रेनों में कवच सिस्टम लगाने की तैयारी में है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं दीपाली नंदा। तो दीपाली, कवच जो सिस्टम है उसका बड़े जोर शोर से एक डेमो हुआ था, लेकिन जब ये बालासोर हादसा घटा तो पता चला कि देश के सिर्फ चंद ट्रेनों में लग पाया है और इसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। ये सिर्फ इतना नहीं है कि 2 इंजनों में कवच सिस्टम लगा दिया, उसके लिए रेल की पटरियों को भी इक्विप करना पड़ता है, सिग्नलिंग भी ठीक करनी पड़ती है। अब इस पर किस तरीके का काम हो रहा है? देखिए, कवच की बात करें तो देश में बनी हुई ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और अगर कुछ वक्त पहले हुए बालासोर हादसे को देखें तो वहां के लोकोमोटिव्स या उस रूट पर, उस ट्रैक पर कवच इंस्टॉल्ड नहीं था और कई जानकारों ने ये बात सामने रखी कि अगर कवच वहां पर इंस्टॉल्ड होता तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता। तो बालासोर हादसे के बाद रेल मंत्रालय कवच को लेकर फास्ट ट्रैक मोड पर आती हुई नजर आ रही है। हमें सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि इस साल के आखिर तक 200 से ज्यादा ट्रेनों में कवच को इंस्टॉल किया जाए, इस पर काफी तेजी से काम हो रहा है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जोन्स के जनरल मैनेजर्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी जोन्स में सेक्शन को प्रायोरिटाइज करें जो काफी बिजी रूट्स हैं या फिर जो वल्नरेबल साबित हो सकते हैं। वहां पे ट्रैक को आइडेंटिफाई करके पूरी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंपे और रेलवे बोर्ड से अप्रूवल मिलने के बाद टेंडर जारी करने में किसी भी तरह की कोई देरी ना की जाए। मैं आपको बता दूं कि अगर इसके खर्च की बात करें तो कवच इंस्टॉल करने के लिए 50 लाख रुपए पर किलोमीटर खर्च आता है। तो उम्मीद की जा रही है कि जो अब रेल मंत्रालय है वो जल्द से जल्द इस पूरे जो योजना है उसको चरणबद्ध तरीके से लागू करता हुआ नजर आएगा ताकि भविष्य में बालासोर जैसा हादसा रिपीट ना हो पाए। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। तो रेलवे तैयारी कर रहा है कि जिस कवच सिस्टम का डेमो किया गया था, बताया गया था कि इससे 2 ट्रेनें आमने सामने की टक्कर से बच सकती हैं, उसे अब बड़े पैमाने पर इंप्लीमेंट करने के लिए तैयारियां शुरू हुई। हालांकि जैसा दीपाली बता रही थी, एक खर्चीला काम है, 50 लाख रुपए पर किलोमीटर का इसमें खर्च है और सिर्फ 2 इंजनों की बात नहीं, इसके लिए पूरे ट्रैक्स और सिग्नलिंग सिस्टम सबको अपडेट करना पड़ता है, लेकिन सरकार इस पे आगे बढ़ रही है। इधर साइबर वर्ल्ड में एक नई और दिलचस्प लड़ाई शुरू हुई है ट्विटर और मेटा थ्रेड के बीच में। तो क्या है थ्रेड्स? ट्विटर के लिए थ्रेड आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करने जा रहे हैं एक बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर। थ्रेड्स, ट्विटर को थ्रेड, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। अब बात करेंगे देश के फोन जियो भारत की।
रिलायंस जियो भारत फोन की बिक्री आज से शुरू हो गई। कंपनी ने इस 4G इंटरनेट फोन की कीमत रखी है 999 रुपए। क्या है इस फोन में खूबियां और कैसे मिलेगा ये आपको बता रहे हैं असीम मनचंदा। रिलायंस जियो के दुनिया के सबसे सस्ते 4G फीचर फोन की बिक्री आज से शुरू हो गई है। इस जियो भारत फोन की कीमत 999 रुपए रखी गई है। इस फोन के अंदर आपको काफी सारे फीचर मिलेंगे, खासतौर पे कि इस फोन के अंदर आपको जियो सिनेमा, जियो सावन, जियो पे की सुविधा मिलेगी, HD वॉइस कॉलिंग मिलेगी, वायरलेस FM रेडियो है, इंटरनेट की ब्राउजिंग आप कर सकते हैं, 22 इंडियन लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, इसके अंदर आपको कैमरा भी मिलेगा, वो 128 GB तक आप अपने एडिशनल SD कार्ड लगा सकते हैं और खासतौर पे कि 3.5 mm हेडफोन जैक इसके अंदर आप लगा सकते हैं। तो काफी सारे फीचर के साथ ये फोन कंपनी ने बाजार में उतारा है। अभी देश में 25 करोड़ लोग फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग 2G का इस्तेमाल करते हैं, तो रिलायंस जियो चाहता है कि इनको 2G से मुक्त करके 4G के ऊपर लेकर के जाया जाए। उसके लिए ये फोन बाजार में उतारा है। अगर मैं बाकी अगर 4G फोन्स की बात करूं तो इस सेगमेंट में iQOL, नोकिया और आईटेल जैसी कंपनियां हैं जो कि फोन बेच रही हैं। इन सब की कीमत 2000 रुपये से ज्यादा शुरू होती है, लेकिन रिलायंस जियो ने अपने इस फोन की कीमत 999 पर रखी है। तो लोगों को लगता है कि जल्दी इस फोन का काफी अपटेक होगा और काफी सारी मार्केट ये फोन कैप्चर कर लेगा। असीम मनचंदा, दिल्ली। तो आज से इस फोन की बिक्री हो गई है शुरू। कुछ और खबरों की तरफ बढ़ते हैं। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात समेत कई राज्यों में रेड अलर्ट है। आने वाले कुछ दिनों तक मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। अमरनाथ यात्रा को भी खराब मौसम के कारण रोक दिया गया है। अब तक कुल 80,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर चुके हैं। बता दें कि ये यात्रा 62 दिन तक चलेगी। मौसम ठीक होने के बाद ही श्रद्धालुओं को आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। इस बार दर्शन के लिए 6 लाख से ज्यादा भक्तों की पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज 42 साल के हो गए हैं। BCCI ने भी धोनी को हैप्पी बर्थडे ट्वीट करके शुभकामनाएं दी हैं। धोनी को टीम इंडिया का सबसे सफल कप्तान कहा जाता है। धोनी विश्व क्रिकेट के एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने तीनों ICC ट्रॉफी अपने नाम की हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने डेब्यू मैच में धोनी 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन हिम्मत और हौसलों की बदौलत धोनी ने कामयाबी की एक नई मिसाल को कायम किया है और करोड़ों दिलों की धड़कन भी बने हैं। तो आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरें और कार्यक्रम दोनों जारी हैं और आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी ताजा खबरें देख सकते हैं। बस